नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिशा साइंस क्लासे पे। तो कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर भी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। उसके बाद हम आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो आप लोग जेनेटिक्स वाला में पहला चैप्टर पढ़े थे, एकदम उसी के बेस पर आधार मतलब बेस पर है। अर्थात जो जिन बच्चों को पहला जेनेटिक्स का पहला चैप्टर समझ में आया होगा उनको ये जो है ना एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। मतलब है ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पहले आप लोग बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं जी। एक बार सभी लोग बताएंगे कि सभी लोग कैसे हैं और क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई पड़ रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए जल्दी से बता दीजिए। सर मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं सर, बहुत अच्छे हैं, एकदम झकास है, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं आज के एक प्यारे से क्लास को जिसमें हम लोग जो छठा चैप्टर है जेनेटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, उसका परिचय लेते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन हम लोग पहले चैप्टर में भी किए थे। मतलब यूनिट का जो दूसरा का यूनिट का जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर है, पांचवा चैप्टर में भी हम लोग परिचय लिए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बाबू जैव अणु मिलेंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जो क्या करते हैं, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करेंगे। तो इसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप सभी लोग रेडी हैं इस क्लास के लिए। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग एक बार पावर ऑफ डीओसी लिख दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि यस सर आई एम रेडी, पावर ऑफ डीओसी जल्दी से। बिल्कुल, आइए स्टार्ट करेंगे जी। सभी बच्चे लिखेंगे एक साथ, सभी बच्चे लिखेंगे एक साथ। ठीक है, तब मजा आएगा और जोश और एनर्जी आपके अंदर आज डबल होना चाहिए क्योंकि हम लोग छठे चैप्टर में पहुंचे हैं और छठा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अगर परिचय अच्छा से हुआ तो समझ लीजिए कि बाकी का सारा जो है ना, सारा जो है चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोग परिचय करेंगे इसका और इंट्रोडक्शन मज़ेदार तरीके से होना चाहिए, है ना जी। हाँ, तो आइए बाबू शुरू करते हैं बिना देर के हुए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, जैसे आकाश हैं, ललित हैं, उसके बाद प्रीति हैं, अर्शी हैं, काजल सिंह हैं, सोनाली हैं, नीतू कुमारी हैं, अंकिता हैं, राहुल वर्मा हैं, विकेश हैं, विकास हैं, काजल हैं, ओम हैं, नीलू हैं, उसके बाद निरंजन हैं, रोहन कुमार हैं, उसके बाद स्टडी बॉय हैं, ललित कुमार हैं, अंजलि कुमारी हैं, उसके बाद गोलू कुमार हैं। तो चलिए बाबू, इस तरह से बहुत सारे प्यारे प्यारे छात्र इस वक्त क्लास में जुड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का इस बेहतरीन सी क्लास में स्वागत करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, कहते हैं सर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बिहार बोर्ड इंटर 2026 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसको अंग्रेजी में क्या कहिएगा कि सर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब है पांचवा चैप्टर में जो चीज आप लोग पढ़े थे वहां पर आप लोग देखे थे क्या चीज कि सर वहां पर हम लोग देखे थे कि इनहेरिटेंस और वहां पर वेरिएशन भी था। लेकिन यहाँ पर वेरिएशन नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। ये सारी चीजें बाबू हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। मतलब ये छठा चैप्टर में आज जब हम इसका परिचय करेंगे, आज हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, तो आज इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू स्टार्ट किया जाए। एक बार बताइए सभी लोग क्या करेंगे, एक नया पेज निकाल लीजिएगा और वहां से छठे चैप्टर की शुरुआत कीजिए। कहिएगा हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी,
जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो अगर आपके अंदर जोश और जुनून और जज्बा है, कुछ सीखने की चाहत है, तो आप इतिहास को बदल सकते हैं, है ना जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। बेहतरीन क्लास और एक छोटा सा मोटिवेशन सुनिएगा ध्यान से। एक छोटा सा मोटिवेशन है, कहते हैं कि मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती है, मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। ठोकरों से मत घबराना मेरे दोस्त, ठोकरों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठीक है, तो ये प्यारा सा लाइन आप सभी लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। और बाबू जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले क्लास में कहा था कि 5वां चैप्टर का हम लोगों को कम से कम 2 क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए लेना पड़ेगा और 2 क्लास सब्जेक्टिव के लिए लेना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगले दिन हम 5वें चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव का वो लेकर के आएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, उसको थोड़ा से रोकते हैं और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उस एक्स्ट्रा टाइम में उसका हम प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी जिन बच्चों का छूट गया है रिकॉर्डिंग जो है आप देखते रहिएगा और बैकलॉग को पूरा कीजिएगा। एक पार्ट हमने ले लिया है, उसके बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, एक्स्ट्रा में क्लास लगा करके उसको भी हम टेस्ट ले लेंगे। तो जिन बच्चों का छूटा है जल्दी आप अपना बैकलॉग पूरा कीजिए। और मेरे प्यारे छात्र इतना बात ध्यान रखिए, अब ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अब इस नए चैप्टर में आप अपने आप को जो है ना इसमें झोंक दीजिए, मतलब अपने आप का अपना जो पूरा टाइम है अब इस चैप्टर में लगा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर बिना विलंब के हुए। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बैकलॉग लग गया है तो हम क्या करें, तो बैकलॉग लग गया है तो उस बैकलॉग को छोड़िए अभी, और अब जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस नया चैप्टर में आप आ जाइए। ठीक है, बीच बीच में जब आपको टाइम मिलेगा, जब छुट्टी उट्टी मिलेगा तो उस बैकलॉग को आप पूरा करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बाबू। बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी लोग जो है तालियों की गड़गड़ाहट से बता रहे हैं कि गुरुजी ये लाइन जो है बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो आइए बाबू सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं और चैप्टर से परिचय करवाते हैं कि ये चैप्टर है क्या, ये आया कहाँ से, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू आप लोग चैप्टर का नाम लिखिएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लिखिए मेरे साथ साथ लिखिएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप जो है ना चैप्टर का नाम लिख लीजिए। ठीक है बाबू, लिखा गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। ठीक है जी, हाँ तो जल्दी से आप लोग चैप्टर का नाम लिख लीजिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इसका फंडा क्या है। मेरे प्यारे छात्र जरा आप लोग बताइएगा, केमिस्ट्री में आप लोग मॉलिक्यूलर पढ़ कर क्या होंगे। ठीक है, क्या पढ़ कर आए होंगे कि सर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर। अच्छा, मॉलिक्यूलर किसे कहते हैं, यहाँ पर बाबू मॉलिक्यूलर की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर आप लोग नाम सुनिएगा पॉलीमर का, तो पॉलीमर की चर्चा करेंगे। आप सुनिएगा बहुलक, यानी कि अच्छा पॉलीमर को ही बहुलक कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मोनोमर आप लोग पढ़ेंगे, तो मोनोमर हो गया, पॉलीमर हो गया, है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की चर्चा करते हैं। एक बार जरा बताइएगा मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कोई भी बच्चे एकदम क्या कीजिएगा, हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। पूछा जा सकता है आपसे, है कि नहीं जी। हाँ, जैसा कि मैंने पूछ लिया वैसे आप लोगों से सिंपल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। अच्छा एक बात बताइए, इसका हिंदियों लिखना पड़ेगा क्या, हाँ इस चैप्टर का हिंदियों लिखना पड़ेगा या खाली अंग्रेजी से काम चल जाएगा, बताइए क्या कहिएगा कि सर हिंदियों लिख दीजिए ठीक रहेगा। ठीक है, हिंदियों लिख दीजिए सही रहेगा। आइए मेरे प्यारे छात्र हम हिंदी लिख देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हिंदी लिख लीजिएगा। वंशागति का आणविक आधार, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या कहिएगा, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है बाबू, लिखा गया। बताइए तो ये हो गया क्या चीज कहेगा सर,
चैप्टर का नाम जरा आप लोग देखते हैं, कोई बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं? राधे राधे जी सभी को, राधे राधे। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं बाबू, क्या कारण है जी? आंसर नहीं बताइएगा। मॉलिक्यूलर क्या है? मॉलिक्यूलर बाबू क्या है, एक बार जल्दी से बताइए, हाँ या ना, एक बार जल्दी से। कितने बच्चे बता पाते हैं देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आइए बाबू, यहाँ पर जब इस चैप्टर में आप आइएगा तो इस चैप्टर में सबसे पहला आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? पहला सवाल यही बनेगा इंट्रोडक्शन में कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या। तो आप बोलिएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये बायोलॉजी तो है नहीं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी का ही एक क्या है, शाखा है। बायोलॉजी का ही, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी का ही एक क्या है कि शाखा है, मतलब उसकी ब्रांचेज हैं। और इस ब्रांच में हम किसका अध्ययन करेंगे जरा बताइए? कि सर इस ब्रांच में हम बाबू बृहद जैव अणु की चर्चा करेंगे। किसकी? कि सर बृहद जैव अणु, जैसे आप डीएनए की चर्चा करें, आप जो है आरएनए की बात करें, ठीक है? तो डीएनए, आरएनए और साथ ही साथ जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आया? अब यहां पहला सवाल बाबू क्या बनेगा? पहला सवाल बनेगा मेरे प्यारे प्यारे छात्र कि बताइए व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, पहला सवाल मॉलिक्यूलर से आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिख दें यहाँ पर, बताइए व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पहला सवाल मेरे प्यारे छात्र यहाँ पर आपका बनकर के आ रहा है। लीजिए कहिएगा सर, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा पहला सवाल कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि बताइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते किसे हैं, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा? आप कहिएगा हाँ सर बता तो देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मतलब ये ब्रांच है। ये क्या है कि सर एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है जरा बताइए जी, किसका ब्रांच है बाबू, एक बार बताइए। पता नहीं है सर, याद नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हम हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या सर? जैविक बायोलॉजी है ना, क्या बोले जैविक कहते हैं, आणविक जैविकी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, लिखिए मेरे साथ साथ, क्या सर जीव विज्ञान मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बृहद जैव अणुओं जैसे डीएनए आरएनए, फिर कॉमा दीजिएगा कि सर प्रोटीन, क्या बोलिएगा? हाँ, और प्रोटीन का संश्लेषण बोलिएगा, और प्रोटीन का संश्लेषण। और एक बात बताइए, पिछले क्लास में पिछला जो चैप्टर था वहां पर आप लोग द्विगुणन भी पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे कि सर प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस और द्विगुणन नियमन का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, संश्लेषण, उसके बाद कहिएगा सर द्विगुणन, और इसी को हमने क्या कहा था? रिपलिकेशन। ठीक है, उसके बाद नियमन, इसको हमने क्या कहा था? रेगुलेशन अरे रेगुलेशन लिखना है जी इसको। रेगुलेशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बाबू हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम आप लोगों को इससे परिचय करा रहे हैं तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यहाँ पर टर्म देखिए कि ये ब्रांच है, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र मैंने क्या कहा, थोड़ा गौर कीजिए। मैंने कहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत बृहद जैव अणु जैसे डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म पता है? एक बार कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए जल्दी से। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? आप कहिएगा सर जानते हैं, और कुछ भुला भी गए होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो इसको क्या किए होंगे, भूल गए होंगे। लेकिन बाबू कोई बात नहीं है ना, भूलने की प्रवृत्ति ही हमें इंसान बनाती है। अगर हमारे अंदर भूलने की प्रवृत्ति न आए तो हम भगवान बन जाएंगे, और हमें भगवान नहीं बनना, हमें इंसान ही रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप भुला भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो याद आ गया होगा। आप कहिएगा ठीक है सर। डीएनए और आरएनए, उसके बाद कहिएगा सर प्रोटीन, क्या बोलिएगा? कहिए सर प्रोटीन, ये लीजिए, कहिएगा सर प्रोटीन। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ जी? कहिए सर प्रोटीन लीजिए। यहां पर हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं, है ना? हाँ, ये दूसरे जगह चला गया था। ये लीजिए, कहिए सर प्रोटीन का, किसका? कहिए सर प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया। और देखिए यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। उसके बाद क्या कहिएगा? द्विगुणन, द्विगुणन। द्विगुणन को क्या कहते हैं? एक बार जरा बताइएगा। द्विगुणन को हम रिप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको द्विगुणन पता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको द्विगुणन पता है? रिप्लिकेशन क्या होता है बताइए। हम आपसे कहते हैं कि हम एक, आप क्या करते हैं, एक पन्ना देते हैं। जैसे मेरे प्यारे छात्र, ये बुक है, जैसे बाबू ये बुक है ना, और मैंने कहा कि ये काम कीजिए, यहाँ पर फलानवा पेज है, इस पेज का एक क्या कीजिए, जीरोक्स कॉपी लेकर के आइए। मतलब आपको जब हम देंगे तो क्या कीजिएगा, आप इसको ले जाइएगा, और इस पेज के तौर पर हमने जो जीरोक्स मांगा है, तो क्या इसी पेज का आप लेकर के आइएगा या किसी दूसरे का लेके आइएगा? आप कहिए सर इसी का लेकर के आएंगे, मतलब हूबहू यही पेज हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए है वह क्या करेगा, डीएनए से डीएनए बना देगा, उसको बोलेंगे रिप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर बाबू हो जाएगा रिप्लिकेशन। उसके बाद नियमन यानी रेगुलेशन, क्या होगा सर? रेगुलेशन। इसका अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? सर उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोलेंगे बाबू? सर उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये नियमन वाला भी थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियमन वाला भी कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब जानते हैं सवाल कैसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कि बताइए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। देखिए, हम आपसे ऑप्शन क्वेश्चन बनवा देते हैं, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बताइए पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये वाला बात समझ में आ गया तो हम यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, जरा आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, क्लियर है इतनी बातें? हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे दिल वाला इमोजी भेजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आगे बढ़ें और अगला सवाल जो है आपके सामने रखें। जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से दिल वाला इमोजी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ताकि हम आगे बढ़ें और आप लोगों से यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनवाते हैं जो सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट। और क्या ही कहे, ऐसा जो है ना, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट मेरे प्यारे छात्र। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए सवाल का आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक सवाल देते हैं, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, घबराइएगा मत। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एकदम नहीं घबराना है, एकदम नहीं घबराना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखिए जल्दी जल्दी, आप सभी लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, किसका अध्ययन? कैसे? डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए एवं
एवं आरएनए का, डीएनए एवं आरएनए का पहला, यह ठीक है सर। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, कि सर बी वाला ऑप्शन है मेरे प्यारे छात्र डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे छात्र रेगुलेशन, क्या है कि सर रेगुलेशन। और अगर मैं लास्ट में ऑप्शन नंबर क्या दे दूं, बिहार बोर्ड के अनुसार ऑप्शन नंबर डी दे दूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर मैं यहां पर डी लिख देता हूं, क्या चीज, उपरोक्त में से सभी, ठीक है जी। इनमें सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जी। एक बार जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र, इसका आंसर क्या होने वाला है जी। एक बार जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग का आ रहा है। कुछ बच्चे ए पर जा रहे हैं बाबू, ए वाले पर जा रहे हैं। थोड़ा सा नजर दौड़ाइए यहाँ पर। मैंने कहा बाबू कि इसमें डीएनए और आरएनए का अध्ययन करते हैं, और प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसका भी करते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन का भी अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ हम रेगुलेशन का भी अध्ययन करते हैं। यानी इन सब का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर होता है, जिस शाखा के अंतर्गत होता है, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ, बताइए क्लियर हुआ। तो इस तरह से यहां पर इसका आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं एकदम सही आंसर है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं सबका एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब मेरे प्यारे छात्र यहां पर अगर आप डीएनए का फुल फॉर्म लिखें, डीएनए का फुल फॉर्म लिखें, अगर आप यहां पर आरएनए का फुल फॉर्म लिखें तो क्या कहिएगा कि सर यहां पर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलिएगा मेरे प्यारे छात्र राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो डीऑक्सीराइबोज और आरएनए दोनों को लिख लीजिएगा, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। अब अगला बाबू एक क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री का, कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। अब बाबू आप कहिएगा सर बायोलॉजी में केमिस्ट्री वाला शब्द कहाँ से आ गया। देखिए ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर जो भी चीजें आप पढ़िएगा, थोड़ा सा आप लोगों को केवल संरचना नहीं बनाना है, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट केमिस्ट्री पर आधारित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को किससे परिचित होना है, सर केमिस्ट्री से परिचित होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या चीज, सर बायोकेमिस्ट्री, हाँ ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। लीजिए मैंने आपसे पूछा यहां पर पहला क्वेश्चन क्या था जी, पहला क्वेश्चन था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है बाबू बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री बाबू क्या है, इसको बोलेंगे हिंदी में जैव रसायन, जैव रसायन, ठीक है, जैव रसायन, ठीक है जी, जैव रसायन क्या है। एक चैप्टर भी आप लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, कि कैसा मिलेगा क्वेश्चन, एवरी ऐसा मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, ऐसा करके एक चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। ये वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग देखिएगा कि ऐसे जैव अणु जिसका उपयोग हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में करते हैं, मतलब इसका संबंध किससे जाएगा, सर इसका संबंध जाएगा मेरे प्यारे छात्र हमारे दैनिक जीवन से। तो यहाँ पर भी आप लोग पढ़िएगा तो क्या कहिएगा, सर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये ब्रांच है, ये क्या है कि सर एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें हम सखी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ ये शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, सर किसमें हम किसी सखी का अध्ययन करेंगे, है ठीक है। हाँ चलिए जी बहुत बढ़िया, तो लिखिएगा सर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव रासायनिक अणुओं
ठीक है, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है कि सर जैव रासायनिक अणु है। इसका अध्ययन हम जिस शाखा में करेंगे, जिस ब्रांच में करेंगे, उसको हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। याद हो गया? बताइए, याद हुआ कि नहीं? बताइए जरा। आप कहिएगा सर याद हो जाएगा, लिखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना जैव रसायन लिखिएगा, जिसके अंतर्गत इधर आते हैं और लिख दें, चलिए इधर लिखते हैं, जिसके अंतर्गत जैव रसायन, जिसके अंतर्गत जैव रसायन, जिसके अंतर्गत जैव रसायन जैसे वसा है ना, प्रोटीन जैव रसायन, वसा, प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट आदि का क्या करते हैं कहे सर अध्ययन करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे कहे सर कुछ एमिनो एसिड है उसको भी इंक्लूड कीजिए। कार्बोहाइड्रेट कहिएगा सर एमिनो अम्ल, फिर कोमा दीजिएगा कहिएगा सर एंजाइम्स सॉल्ट डाल देते हैं, एंजाइम्स आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं सर, उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन कि बायोकेमिस्ट्री है क्या कि सर बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, जैव रसायन या जैव रासायनिक पदार्थों जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, एंजाइम हो गया, इन सब का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उस शाखा को बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी सवाल यहां से वैसे ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से कैसे बनेगा बाबू, सवाल बनेगा कि जैव यानी बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन होता है। तो आप सभी बोल दीजिएगा कि सर ऑल ऑफ दीज आर स्टडी किसके अंतर्गत, कहेगा सर बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं, बाकी हमको लगता है कि आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव हम नहीं बनाते हैं, बाकी तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है, कैसे आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, नोट हो गया यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक नोट हो गया, यस या नो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जी। यहाँ तक अगर लिख लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर लिख लिए। ठीक है जी, अब यहाँ से अलग अलग हम छांट दें तो क्या कहिएगा कि सर बायोकेमिस्ट्री में हम अध्ययन करेंगे इन सब का अध्ययन करेंगे, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल और क्या चीज कि सर एंजाइम, ये सारे चीज का अध्ययन हम कहाँ बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले अगले सवाल पे आ जाए। बताइए, हाँ चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं जो यहां से बेस है, जो बाबू इनहेरिटेंस का जो बेस है, वंशागति का जो बेस है, उस पर हम चलते हैं। जैसे बाबू पिछले क्लास में हमने कहा था कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई माता पिता है, एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई बाबू व्यक्ति है, आप कहिएगा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं और इनकी जो शादी है मेरे प्यारे छात्र, इनकी शादी हो जाती है एक दूसरे व्यक्ति से। लीजिए हमने बाबू क्या कराया, हमने बाबू यहाँ पर इनकी शादी करा दी। लीजिए हमने बाबू इनकी क्या करा दी, कहेगा सर इनकी हम शादी करा देते हैं। किससे शादी कराइए गुरुजी, बताइए, आप ही लोग बताइए शादी इसका किससे होना चाहिए। हाँ, इसकी शादी मेरे प्यारे छात्र किससे होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किससे हम करा दें।
आप लोग कीजिएगा, बताइए आप लोग कीजिएगा हाँ या ना। अगर आप लोग कहिएगा तो हम आप ही लोगों से करा देंगे, क्या दिक्कत है। बताइए शादी किससे होनी चाहिए, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए किससे शादी होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर हम लोग तैयार हैं करने के लिए, तो आ जाइए जल्दी से, है ना। बिल्कुल। तो इसकी शादी बाबू हमने करानी है ना, हमने करानी है किसके साथ, कहिएगा सर एक व्यक्ति ये है और दूसरी व्यक्ति ये है, ठीक है। अब बाबू यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से बाबू मूवी स्टार्ट होती है। अब यहाँ से रोल प्ले होगा, किसका रोल प्ले होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा बाबू कि ये मान लीजिए कि मेल है, ये बाबू मेल है और ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। हमने एम से कहा कि मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बाबू मेरे प्यारे छात्र, अब यहाँ पर देखिए कि जब मान लीजिए इन लोगों की शादी हो गई, शादी होने के बाद कुछ टाइम अगर बायोलॉजी की क्लास ये किए होंगे तो थोड़ा सा रुक करके और नया जनरेशन स्टार्ट करेंगे। अगर बायोलॉजी क्लास नहीं किए होंगे, ये मैथ वाला अगर होगा ना, ये दोनों का दोनों अगर मैथ वाला स्टूडेंट हो तो समझ लीजिए कि शादी के 8 से 10 महीने बाद जो है एक नया बच्चा जो है तैयार हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ना शुरू। तो बाबू आप अभी हम मान कर चलते हैं कि ये दोनों के दोनों बायोलॉजी स्टूडेंट है, ये दोनों के दोनों बायोलॉजी स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी अपने जनसंख्या को इन्होंने क्या किया, अपने जनसंख्या को इन्होंने क्या किया, बढ़ा लिया। और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए एक नन्हा मुन्ना सा जो है, एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना इनके पास आ गया। ये लीजिए एक छोटा सा एक प्यारा सा बाबू, एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना तैयार होकर के यहाँ पर आ गया। लीजिए एक नन्हा मुन्ना तैयार हो गया। देखिए कि सर बड़ा जल्दी शादी करवाए, इतना जल्दी जो है ना, इतना जल्दी एक नन्हा मुन्ना भी तैयार करवा दिए। ये देखिए ये होता है ना साइंस का कमाल। ही लीजिए एक नन्हा मुन्ना यहाँ पर आ करके खड़ा हो गया, है ना। और ये खड़ा होकर के अब बाबू ये फुदफुदाना शुरू करेगा, ठीक है, ये फुदफुदाना शुरू कर देगा। ये लीजिए ये हो गया बाबू क्या चीज, कैसे एक छोटा सा बच्चा, ये हो गया एक छोटा सा बच्चा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि बाबू इसके अंदर जो भी गुण है, ये छोटा सा जो बच्चा है, इसके अंदर जो भी गुण है, ये गुण कहां से आया होगा। मेरा सवाल आप लोगों से सिंपल इतना ही है कि ये जो छोटा सा बच्चा है, इसके अंदर जो गुण है वो कहां से आया होगा। सिंपल बात। आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर इसका भी आया होगा गुण और इसका भी आया होगा गुण। लीजिए, है ना, यानी कि ये मेल का भी गुण आया और फीमेल का भी गुण आया। ये दोनों का गुण लेकर के बैठा हुआ है अकेला नन्हा सा मुन्ना सा ये प्यारा सा बच्चा, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब यहां पर इसका भी गुण आया, इसका भी गुण आया, ठीक है जी, इसमें गुण आया, लेकिन इस गुणवा को इसमें लाया कौन लाया है जी, किसके माध्यम से आया है, जरा बताइएगा आप लोग, किसके माध्यम से आया है, जरा बताइए। हाँ एक बार जल्दी से बताइए। हाँ एक बच्चे कह रहे हैं सर पिता से आया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर माता से आया है। नहीं मेरे प्यारे छात्र, ये दोनों जब शादी करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो गुण आएगा, माता का भी आएगा और पिता का भी आएगा, इसका भी गुण आया और इसका भी गुण आया, यानी इन दोनों का गुण इसके अंदर आएगा, इन दोनों का गुण इसके अंदर आएगा। लेकिन इस गुण को लाने का काम कौन करेगा, क्रोमोसोम करेगा। कौन करेगा, क्रोमोसोम करेगा, ठीक है। अब बाबू ये क्रोमोसोम आया कहां से, कहिए सर जीन से आया। ये जीन आया कहां से, कहिएगा सर डीएनए से आया। मतलब कुल मिलाकर के हम यही कहें कि इसका जो अनुवांशिक गुणों का भंडार है वो कौन है, कहिए सर ये पूरा का पूरा गोदाम है कौन, डीएनए। यानी कुल मिलाकर के हम कहें कि इसके अंदर जो गुण है इनके डीएनए और इनके डीएनए से आया। किनके, इस बच्चा के अंदर जो भी गुण है वह इनके डीएनए और इनके डीएनए से आया है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि डीएनए का टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, आप कहिएगा हाँ सर इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब बाबू हम उसी की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, कहिए सर उसी की चर्चा करेंगे। लीजिए मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र, अब आप लोग आ जाइए न्यूक्लिक अम्ल पर थोड़ा सा अपना नजर दौड़ाइए। ये जो गुण आया, अब धीरे धीरे हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं। मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था, जब आप 5वां चैप्टर में थे तो 5वां चैप्टर में आप नन्हे मुन्ने बालक थे, जेनेटिक्स के मामले में आप अभी बालक थे। अब जेनेटिक्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हो चुकी है, अब आप जो है बड़े हो चुके हैं, अब आप इस मामले में बड़े हो चुके हैं, अब होशियार हो चुके हैं आप, ठीक है। हाँ तो एक बार हुंकार बोलिए और जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ठीक है। हाँ ठीक है जी।
तो चलिए बाबू, यहाँ पर आप लोग अब थोड़ा सा होशियार हो चुके हैं। तो हमने बाबू वहाँ पर कहा था कि ये जो डीएनए और आरएनए है, ये दोनों जो है क्या है कैसर है, एक न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है। लेकिन बाबू न्यूक्लिक अम्ल है क्या? अब तो सवाल पूछा जाएगा कि ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है, बताइए। हाँ, एक बार बताइए ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो सीधा बोलिएगा कि गुरुजी न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? कैसा? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे बताइए। हाँ चलिए जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बाबू, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। आइए यहाँ पर लेकर चलते हैं आप लोगों को। लिखिए कैसे न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पर लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल लिखिए, सभी लोग लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अंग्रेजी में लिखेगा, बताइए। इंग्लिश में लिखें? इंग्लिश में लिखना जरूरी है कि काम चल जाएगा हिंदी से? बताइए। जैसे आप लोग कहिएगा है ना, वैसे ही चलेंगे, है ना। बाकी सुने हैं कि इंग्लिश वाले जो भी बच्चे होते हैं, है ना, वो जो है ना सुंदर हो जाते हैं। ऐसा क्या है जी, बताइए। ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर जो है ये जो डीएनए का गुण पाया जाता है इंग्लिश सीखने का, ऐसा है क्या? बताइए। हाँ एक बार जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, इंग्लिश नहीं लिखिए गुरुजी, कोई बात नहीं है। हम लोग जो है ना, हम लोग प्योर बिहारी हैं, है ना। हम लोग क्या है, प्योर बिहारी हैं। और हम लोग जो है ना इंग्लिश है नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, आइए चलते हैं बाबू यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल की। तो सीधा आप बोलिएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक? ऐसा न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। एक वर्ड में बोलिए, ऐसा न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। अब देखिए, मैथ में आप लोग बहुलक पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला मैथ का बहुलक नहीं है। यहाँ पर दो शब्द आपके सामने आया, पहला कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये बहुलक क्या है। दोनों चीजें आप लोग पढ़िएगा, घबराइएगा मत, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और बहुलक, ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पर बाबू मेरे प्यारे छात्र इतना ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है मेरे प्यारे छात्र, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और इसको खोजा सबसे पहले किसने? कैसे? इसको खोजा सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने। किसने खोजा? कैसे? फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक नहीं देगा तो केवल क्या आएगा ऑप्शन में? मिसर आएगा। कैसे? मिसर से हम याद रख लेंगे मिसरी, है ना। क्या याद रख लेंगे? मिसरी याद रख लेंगे। बहुत बढ़िया। अरे बबुआ टेंशन मत लीजिए, आप जो है कंप्लीट बायोलॉजी के बैच में आप जुड़े हुए हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बस हमको गाड़ी को चलाने दीजिए। आप जो है ना, आप बस आराम से क्लास रूपी जो बस है, इस बस में आप बैठे रहिए, हमको जो है ड्राइव करने दीजिए, चलाने दीजिए। जब आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा तब बताइएगा आप लोग, ठीक है। आराम से रहिए अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल, इसकी खोज किसके द्वारा? ये सर फ्रेडरिक मिसर ने 28 में किया था। कब किया था जी? देखिए क्या सर है, यहाँ पर 2-3 बातें लिखना होगा। पहली बात है कि सर न्यूक्लिक अम्ल की खोज ऐसे लिखेंगे कि सर सर्वप्रथम लिखा जाओ जल्दी से। सर्वप्रथम इसे फ्रेडरिक मिसर हम कोष्ट में लिख देते हैं 1928। क्या सर? 1928 में सर्वप्रथम इसे फ्रेडरिक मिसर ने 1928 में देखा। 1928 में क्या किया? देखा। और देखने के बाद इसका नाम इन्होंने क्या किया? ऐसा इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन रख दिया। न्यूक्लिक नहीं रखा, देखने के बाद इसका नाम क्या रखा? ऐसा देखा और क्या कहा कि सर देख लिया। और देखने के बाद क्या कहा कि सर सर्वप्रथम इसे फ्रेडरिक मिसर ने
या मे कहाँ से आ जाएगा जी, यहाँ मे हटाना पड़ेगा ना, हाँ मेव में नहीं चलेगा, यहाँ पर मेव मेव वाली कहानी हटाना पड़ेगा। यहाँ से बाबू हम मेव मेव वाला हटाते हैं। कहते सर सर्वप्रथम इसे फ्रेडरिक मिसर ने देखा तथा इसे क्या कहा, तथा इसे न्यूक्लिन कहा। न्यूक्लिन, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक मत कह दीजिएगा, न्यूक्लिन कहा। क्या कहा, कहेगा सर न्यूक्लिन कहा। न्यूक्लिन और न्यूक्लिक में डिफरेंट है, समझ रहे हैं, एक बार बताइए। कहेगा सर हाँ सर समझ रहे हैं। तो इसे क्या कहा, न्यूक्लिन। लेकिन बाबू ध्यान रखिए, एक वैज्ञानिक इसके बाद आते हैं जिसका नाम है अल्टमान। क्या नाम है, अल्टमान। और अल्टमान ने देखा कि ये जो न्यूक्लिन है ये अम्लीय प्रकृति का है। कैसी है कि सर इसकी जो प्रकृति है वह अम्लीय है, और अम्लीय होने के कारण इसका नाम इन्होंने क्या किया, न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। तो दो सवाल बाबू, अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपको घुमाने का प्रयास करे और आपकी जो है जल्दबाजी, जैसे ना कहते हैं थिंकिंग पावर, अगर उससे जांचना होगा तो सवाल रखेगा कि बताइए कि किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिन कहा, तो बोलिएगा मिसर ने न्यूक्लिन कहा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, सर न्यूक्लिक अम्ल अल्टमान ने दिया, ठीक है। तो ये दोनों दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, दोनों एक बात नहीं है, समझ गए जी, दोनों एक बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना इन दोनों को एक के साथ मिला दीजिएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, जो मैंने दोनों बातें बताई, क्या ये बात समझ में आई। अल्टमान दूसरे वैज्ञानिक हैं और मिसर, फ्रेडरिक मिसर ये दूसरे वैज्ञानिक है। फ्रेडरिक मिसर ने बस देखा और देखने के बाद उसने कहा कि ये न्यूक्लिन है, क्या है, न्यूक्लिन है। लेकिन अल्टमान ने कहा कि नहीं, ये अम्लीय प्रवृत्ति के है, इसलिए न्यूक्लिन नहीं है बल्कि ये न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। आप कहेंगे जी सर। आइए यहां पर इस बात को भी लिख लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। कहिएगा हाँ सर, कहिएगा सर अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण, यहां पर लिखवा देते हैं, यहां पर स्टार मार के लिखिए सर। अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रवृत्ति लिख देते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण इसे क्या कहा, सर इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा, न्यूक्लिक अम्ल कहा। तो दोनों दो बातें हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को देख करके और बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जल्दी से बता दीजिए जी। अगर आप लोग कहिएगा तो हम पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लेंगे, लेकिन अगर चीज़ें समझ में आई होगी तब ही आप ऑब्जेक्टिव का भी जवाब दे पाइएगा। और नहीं समझ में आएगा तो वही हो जाएगा, जय बजरंगबली के अब लगाते हैं ठप्पा और जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। बाद में जो है बहुते बच्चों को हम ये देखते हैं कि बजरंगबली को क्या करते हैं, बजरंगबली को आने के बाद जब एग्जाम दे करके हॉल से बाहर आते हैं तो उसके बाद गोर लागते हैं, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, माँ सरस्वती इस बार जो है मेरा नंबर इतना मंगवा दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, मिठाई चढ़वाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे बबुआ, उससे पहले एग्जाम में जाने से पहले आप बजरंगबली को गोर लागिए, माँ सरस्वती से आशीर्वाद कीजिए, ताकि आपका माइंड क्या हो, शांत रहे, ठीक है जी। माइंड को शांत रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर है, समझ में आ जाएगा। पूछिए सर, अच्छा पूछना पड़ेगा, चलिए जी पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। इस स्लाइड पर नहीं पूछते हैं, अगले स्लाइड पर पूछते हैं, ताकि हो सकता है इस स्लाइड पर पूछेंगे तो आप लोगों का आंसर तो यहीं पर मिल जाएगा और तुरंत आंसर दे दीजिएगा, है कि नहीं। तो हम अगले स्लाइड पर पूछते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ओके, आइए बाबू पूछ लेते हैं। लीजिए सवाल आप लोगों से हम दूगो पूछ लेते हैं, दूगो सवाल बिना ऑप्शन का दे दीजिएगा तो वो ही कहते हैं सोने पर सुहागा वाली बात होगी, है ना। चलिए, सोने पर सुहागा वाली बात होगी, है ना, अर्थ को अनर्थ में मत बदलिएगा। लीजिए मैंने सवाल किया बाबू कि बताइए
सॉरी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, ये सवाल दिया, ठीक है, ये पहला सवाल। न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया, किसने दिया, जरा बताइएगा, न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया। ये बाबू मेरा सवाल आप लोगों से है, जरा बताइए न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया। ये सवाल हो गया, न्यूक्लिक अम्ल नाम सबसे पहले किसने दिया। आप कहिएगा सर न्यूक्लिक अम्ल नाम सबसे पहले अल्टमान ने दिया, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है जो कि एकदम अपने आप में झकास है, अपने आप में परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि चीजें आप लोगों को समझ में आई है, इस वजह से आप लोग आंसर एकदम सही दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहां पर लिख दीजिए अल्टमान। क्या लिख दीजिए गुरुजी, यहां पर लिख दीजिए अल्टमान, ठीक है। तो बाबू ठीक है, हम लिख देते हैं अल्टमान, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, ये सर क्या पूछा जाएगा, पहले इसका आंसर लिखिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टमान, अल्टमान ने। दूसरा सवाल थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, एकदम हल्का सा माइनर, सर ठीक है। दूसरा सवाल दीजिए। दूसरा सवाल कि सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल को किसने देखा, किसने देखा, लीजिए सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल को किसने देखा, बताइए। सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल को किसने देखा, जरा बताइए। आपने देखा, हाँ या ना, कहिएगा सर नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा, है ना। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग जो है ना रोड पर नहीं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसने देखा, या सर सबसे पहले इन्होंने देखा जिनका नाम था फ्रेडरिक मीसर। क्या नाम था, क्या सर, फ्रेडरिक मीसर ने देखा था, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि मिसर ने सबसे पहले देखा, लेकिन मिसर ने जो है ना उसका अम्लीय प्रकृति की पता नहीं लगा पाए थे, ठीक है। हाँ, मिसर याद रहेगा गुरुजी, ठीक है। चलिए जी, जिस तरह से आप लोगों को याद रहे, मिसर से याद रखिए चाहे मिस्री से याद रखिए, जो भी हो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बाबू यहाँ पर मैंने एक बात लिखाई है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक बात लिखाई है कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वह न्यूक्लियोटाइड के क्या है, कैसा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। जरा गौर कीजिए आप लोग, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। आप कहिएगा सर क्या गौर करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि थोड़ा सा गौर आप लोगों को इस पर ये करना है कि ये बहुलक का मतलब क्या होता है, जरा बताएंगे कोई व्यक्ति, कोई बच्चे, मेरे प्यारे जो छात्र होंगे जिनको बहुलक पता है, जरा हमें बता दीजिए कि बहुलक क्या होता है। जी, हम बाबू बहुलक आपसे पूछना चाहते हैं कि बाबू बहुलक क्या होता है, जल्दी से बताइए। जी, ये वाला बात हो रही है कि यहाँ पर जो बहुलक दिया है ये बहुलक किसे कहते हैं। सिंपल सी बात, शायद आप लोग 11th में पढ़े होंगे, अगर 11th में नहीं पढ़े होंगे तो आप 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। जहां भी पढ़े हो आप एक बार क्या बताइए, बहुलक बताइए कि बहुलक क्या है, ठीक है। एक बार जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। भूल गए हैं सर जी, भूल गए हैं, अच्छा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, बताइए। आप सवाल को भूल गए हैं, आप इसके उत्तर को भूल गए हैं, लेकिन अब क्या ही कह, रुक जाइए। बहुलक देखते हैं, बाकी बच्चों का आंसर आएगा, बाकी बच्चों का आंसर जरूर आएगा, मुझे पता है। बहुलक, अरे माध्यक बहुलक की हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम बाबू, यहाँ पर बायोलॉजी में चर्चा कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री वाला आप दीजिए, बायोलॉजी में हम लोग हैं, केमिस्ट्री वाला जो परिभाषा है उसको बोलिए। हाँ, हो गया, ठीक है जी, धन्य है आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। बहुलक क्या होता है बाबू, सर बहुलक की हम यहां पर अगर चर्चा करेंगे तो बहुलक मेरे प्यारे छात्र कई मोनोमर इकाइयों का एक समूह है, ठीक है। ये सर ये मोनोमर क्या है, जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं
जैसे हम केमिकली तौर पर चलें तो अब हम बाबू हम जैसे मान के चलिए आप हमारे हाथ में पेन देखिए, तो मेरे हाथ में ये जो पेन है ये या तो पॉलीकार्बोनेट से बना होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये पॉलीकार्बोनेट से ही बना है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी बोतल की तो बोतल जो बना है बाबू पी से बना है, यानी पॉलीएथिलीन से बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये पॉलीएथिलीन आया कैसे, ये पॉलीएथिलीन बना कैसे, तो उसमें कई एकलक यानी मोनोमर को जोड़ा गया, तो कई मोनोमर को जोड़ करके क्या बना दिया गया, पॉलीमर बना दिया गया, और पॉलीमर को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र ध्यान रखिएगा, पॉलीमर को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बहुलक क्या है, ठीक है, सवाल अगर आप लोगों से क्वेश्चन बना देते हैं बहुलक क्या है, तो सभी लोगों को याद रखना है कि सर बहुलक जो होता है, पॉलीमर जो होता है, पॉलीमर जो होता है वह कई मोनोमर इकाइयों का समूह होता है। कई मोनोमर इकाइयों के समूह से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है जी, कि ऐसे जटिल अणु जो अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिए, कहेगा ठीक है सर, लिखिए मेरे साथ साथ, कैसा है, ऐसे छोटे छोटे या ऐसे जटिल अणु, ऐसे जटिल अणु लिखिए यहां पर, कहेगा सर ऐसे ऐसे जटिल अणु, ऐसे जटिल अणु, जटिल ऐसे जटिल जटिल अणु, ऐसे जटिल जटिल अणु जो कई छोटे छोटे, जो कई छोटे छोटे, कई छोटे छोटे छोटे, कई छोटे 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 मोनोमर इकाइयों से, कई छोटे छोटे मोनोमर 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 इकाइयों से, मोनोमर मोनोमर इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, से मोनोमर इकाइयों से मिलकर मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कि सर उन्हें पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर, उन्हें पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बाबू, कहिए सर उसे हम पॉलीमर नाम देते हैं। जैसे अगर एज ए केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो पी हो गया, पॉलीएथिलीन हो गया, पीसी हो गया, पॉली कार्बोनेट हो गया, और भी आप ले सकते हैं जैसे एलडीपी हो गया, उसका प्रकार है। उसके बाद अगर हम पुमा की बात करें तो भी हो जाएगा। मतलब कि केमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि कई मोनोमर इकाइयों को जोड़ जोड़ करके और एक बहुत जटिल पॉलीमर तैयार कर लिया जाता है, और उस पॉलीमर का उपयोग आप देख रहे हैं कि अनेकों प्रकार का जो सामग्री है, प्लास्टिक का जो चीजें हैं उसके बनने में आप लोग देख रहे हैं कि उसका उपयोग हो रहा है। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वह क्या है, कि सर वह न्यूक्लियोटाइड का क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एक बहुलक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये भी कहीं ना कहीं कई जो है मोनोमर इकाई से मिलकर के बना होगा, तभी तो इसका नाम पॉलीमर है ना, तभी इसका नाम क्या है, पॉलीमर है। अब बाबू आपको ये समझना है कि इसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, तो आपको इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, टाइड होगा तो तीनों रहेगा, कैसा, तीनों की चर्चा अभी नहीं किया, रुक जाइए, अभी यहां पर इसको समझिए। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मोनोमर जब एक साथ जुड़ करके और जटिल अणु का निर्माण कर ले वही क्या है, मोनोमर है, सॉरी पॉलीमर है, यानी बहुलक है, ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे छात्र इतना तो बात आप लोग जान गए कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अब प्रकार में बांट करके हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एक बच्चे का कहना है सर मोनोमर क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि मोनोमर क्या होता है, ठीक है। हाँ, मोनोमर क्या होता है बाबू, ये सर बहुलक की प्रत्येक इकाई को हम एकलक या मोनोमर कहते हैं। यहां पर लिख देते हैं, हम यहां पर बाबू लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट में, ये सर मोनोमर की प्रत्येक, सॉरी क्या बोलिएगा, ये सर बहुलक की या पॉलीमर की, ठीक है, पॉलीमर की प्रत्येक इकाई को पॉलीमर की प्रत्येक इकाई को
इकाई को मोनोमर कहते हैं। मोनोमर को एकलक भी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई पॉलीकार्बोनेट है और ये पॉलीकार्बोनेट जिससे बना हुआ है उसको हम मोनोमर कहेंगे। जैसे आगे जब आप चलिएगा तो हमने कहा कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी न्यूक्लियोटाइड जिससे बना है वो सब के सब मोनोमर कहलाएगा। जैसे वहां पर हम आपको बताएंगे नाइट्रोजनी क्षार है, उसके बाद फॉस्फेट है, और क्या चीज है सर, एक और है नाइट्रोजन, हाँ शर्करा, फॉस्फेट और क्या है जी सर, फॉस्फेट है, उसके बाद देखिए मेरे ध्यान से उतर गया, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर तीनों उसके साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे सर, उसको हम मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ तक तो क्लियर शायद हो गया होगा आप लोगों को। मोनोमर में आप लोग नहीं फंसिएगा, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक इकाई को हम क्या कहेंगे, मोनोमर, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए। गेम ओवर कर दीजिए सर, अभी ये गेम ओवर कर दे, बताइए। ऐसे कहिएगा तो काम चलेगा जी, गेम ओवर कर दीजिए, इतना जल्दी गेम ओवर। आइए ना आगे चलते हैं। आगे बाबू हम आपसे पूछे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होते कितने प्रकार के हैं, बताइए। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। जरा आप लोग देखिए, मैंने बाबू यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब हमने आपको बताई, ये वाली सारी चीज़ें, तो मैंने यहाँ पर कहा कि न्यूक्लिक अम्ल है, इसको सबसे पहले मिस्र ने देखा, मिस्र देखे, इसके बाद इनका नाम जो है अल्टमान ने रख दिया। इतनी बातें क्लियर है। अब बाबू ये न्यूक्लिक अम्ल होते कितने प्रकार के हैं बताइएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर 3 प्रकार बता रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर 2 प्रकार बता रहे हैं। बताइए हम किसके साथ जाएं, बताइए जरा आप ही लोग। हाँ, आप ही लोग बताइए हम किसके साथ जाएं। हाँ, कुछ बच्चे 2 कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3 कर रहे हैं। चलिए जी, कोई बात नहीं, है ना, ढेर देर हो गया इसीलिए आप लोग 2 और 3 में कंफ्यूज हैं। बाबू न्यूक्लिक अम्ल 2 ही प्रकार करना है जी, एगो डीएनए है और दूसरा आरएनए है। 2 ही प्रकार है, एगो डीएनए और दूसरा क्या चीज कहे सर, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आप डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हाँ, ये 2 ही प्रकार है। याद रहेगा, बताइए, याद रहेगा हाँ या ना, बताइए जल्दी से। मन उब गया होगा आप क्लास में ना जी, बताइए। एक छोटा सा मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। याद रहेगा हाँ या ना, जल्दी से बताइए। एक लाइन सुनिएगा ध्यान से, है ना, और ध्यान सुनिए। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम मुझसे ना मिलो कोई बात नहीं, बट गैरों से तेरी मुलाकात बुरी लगती है, ठीक है। तो ये प्यारा सा लाइन है, बहुत अच्छा, सेव कर लीजिएगा और भेज दीजिएगा। किसको भेजिएगा, आप सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे छात्र, मैंने कहा न्यूक्लिक अम्ल की प्रकार की चर्चा करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। कितने, 2 प्रकार के, लिखा जाए, आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ लिखिए, ये सर यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा कि सर, ठीक है, लिख दीजिए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, बोलेगा न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, एक बच्चे का कहना सर भेज देंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, कोई बात नहीं जी, क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद, सॉरी लड़कियां ब्रेकअप कहते हैं आपको, मैंने ये लाइन मैंने कहा था कि लड़कियां मेकअप करने के बाद और लड़के ब्रेकअप करने के बाद पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो क्या ही दिक्कत है, उसी में आप जो है ना, आपका जो है ना जो रफ्तार है, जो आपके मेहनत करने की क्षमता है वह डबल हो जाएगी और आपका जो है नाम टॉपर वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट होकर के ही रहेगा। 100% दावा है, ठीक है। तो इससे आप मत डरिए कि ब्रेकअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई डर नहीं है। अगर हो भी गया तो क्या हो गया, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को पलटने की क्षमता तब आती है जब कोई बच्चा जो है, कोई लड़का ब्रेकअप से गुजरता है, ठीक है। तो चलिए जी, न्यूक्लिक अम्ल की हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूक्लिक अम्ल की चर्चा बाबू कर लेते हैं। कितने प्रकार के हैं तो कहिएगा सर 2 प्रकार है, इसका नमूना लिख दीजिए जल्दी से। कौन कौन है बाबू, कहे सर एगो है डीएनए और दूसरा है बाबू आरएनए। इसके पहले भी हम लिखवा चुके थे, लिखिएगा डीएनए और आरएनए। डीएनए और क्या बोलिएगा सर, आरएनए लिख दीजिए अंग्रेजी में, अभी तो लिखे थे, हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, लिख देते हैं हिंदी, इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरका नंबर में लिखिएगा, दूसरका नंबर में आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये 2 प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए जी, आज के क्लास को हम इसी पर क्या करते हैं, रोकते हैं। बाकी जो है इसके आगे हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। कल के क्लास में आप लोग इस पे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है जी, यहाँ पर देखेंगे। एक चाहे तो यहाँ पर नोट हम लिखवा सकते हैं बाबू, यहाँ पर एक नोट यहाँ पर चिपका लीजिए, क्योंकि मुझे कल तो भी लिखवाना पड़ेगा ना। वैसे तो इसको बता चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पर अगर इसके नीचे रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इसके ठीक नीचे अगर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिस तरह से एक दूल्हे के साथ उसका छोटा भाई या उसका छोटा भतीजा सोहबलिया बन करके रहता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम इस पॉइंट को सोहबलिया बना रहे हैं। कहे सर इसको दूसरे जगह रख देंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके भैया की शादी हो रही है तो आप जो है कोट पैंट पहन करके और टोपी लगा करके आप दूसरे गाड़ी में बैठ जाइएगा तो सुंदर नहीं लगेगा। लड़का तो मजाक बना के रख देगा समझ रहे हैं ना, पूरा मजाक बना के रख देगा। तो इसलिए सोहबलिया को कहाँ, दूल्हे के पास रहना पड़ता है। तो इसलिए बाबू इसकी जो बातें हैं इसके ठीक नीचे रखना है, ठीक है, कहीं दूसरा जगह नहीं रख सकते हैं। तो लिखिएगा अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, एगो नोट बना करके, है ना, एगो नोट बना करके चिपकाइए यहाँ पर। सर एक नोट बना करके चिपकाइए, लिखिए सर अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ, अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, डीएनए के रूप में पाया जाता है, ठीक है। परंतु कुछ जीवों में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है, आरएनए के रूप में पाया जाता है, समझ गए, आरएनए के रूप में पाया जाता है।
ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो सोहबलिया को अपने साथे रखिए, अन्यथा ये सोहबलिया बहुत खतरनाक होता है। कब? जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि बताइए कौन से जीव है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में पाया जाता है। 5वां चैप्टर में करा चुके हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो आरएनए के रूप में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है वो किस में पाया जाता है। मैंने इसी को रिट्रोवायरस का नाम दिया, मैंने इसी को पस विषाणु का नाम दिया, शायद आप लोगों को अब याद आ रहा होगा, और इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल, हाँ एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। दिव्या सिंह कह रही हैं कि सर 30 को मेरा शादी है, आप क्लास छोड़ दीजिए अभी से, ठीक है। हाँ बहुत देर हो चुका है, ठीक है। शादी की तैयारी कीजिए, क्लास व्लास छोड़िए, बाकी तो पास हो ही जाइएगा, है ना। बाद में रामबाण वगैरह लेकर के आएंगे, वहाँ से रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलते हैं बाबू, अब दीजिए आप लोग विदा, मिलते हैं, है ना, कल के क्लास में। बाकी कल के क्लास में बेहतरीन तरीके से अब इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बाकी आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। 5 स्टार में इस क्लास के लिए आप लोग कितना स्टार दीजिएगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में आप सभी के बीच, तब तक के लिए दीजिए विदा, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खूब पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी लोगों का।